हेलो वरुण। गुड इवनिंग सभी को ऑडिबल है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। बीएफएम की हम लोग बात कर रहे हैं। बीएफएम की लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बीएफएम की लगातार तैयारी करवा रहे हैं। एंड आज मैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। आज हम कुछ केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो दिस इज द यूनिट नंबर 31 RAROC एंड प्रॉफिट प्लानिंग को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉफिट प्लानिंग को लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूं, यहां पर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसका आंसर निकालिए। आपके सामने जो स्क्रीन पर केस स्टडी आई है ना, अगर आप देखोगे आपके सामने जो स्क्रीन है, चलो आप देखोगे यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये एक थ्योरिकल केस स्टडी है। अगर हम इस केस स्टडी की बात करें तो ये थ्योरिकल पार्ट वाली केस स्टडी है, ये थ्योरिकल केस स्टडी है। तो बैंक्स यूज वेरियस टेक्निक्स टू मेजर द एक्सपोजर ऑफ अर्निंग एंड इकोनॉमिक वैल्यू, change in interest rates. The variety of the technique range for calculation that rely on simple maturity and repricing यहाँ पर tables to static simulations based on current on and off balance sheet position to highly sophisticated dynamic modeling techniques that incorporate assumptions about the behavior of the bank and its customer in response to changes in the interest rates environment. Some of these general approach can be used to measure interest rate risk exposure from both earning and economic value perspective, while other are more typically associated with only of these two perspective. First technique is repricing schedule that distribute interest sensitive assets and liabilities into a certain number of predefined time bands buckets according to their maturity or time remaining till their next repricing. When the simple maturity repricing schedule approach is used to access the interest rate risk of current earning, it is typically referred to as a gap analysis. Based on the above information, answer the given questions. क्वेश्चन नंबर 1 है, ए नेगेटिव और लायबिलिटी सेंसिटिव गैप अकर्स व्हेन इन ए गिवन टाइम बैंड, है ना। अगर हम किसी गिवन टाइम बैंड की बात करें तो ऑप्शन ए कहता है एसेट्स एक्सीड लायबिलिटीज, जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज को एक्सीड कर जाती हैं, एसेट्स लायबिलिटीज को एक्सीड कर जाएंगे। बी कहता है यहां पर एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज, सी कहता है लायबिलिटीज एक्सीड एसेट्स, एंड डी का कहता है आइदर ए और बी। इनमें से हम कहां पर टिक करें, इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। यस, तो भाई यहां पर अगर हम नेगेटिव या लायबिलिटी सेंसिटिव गैप की बात करते हैं, नेगेटिव या लायबिलिटी सेंसिटिव गैप कब होगा, जब यहां पर लायबिलिटीज ज्यादा होंगी, है ना। जब यहां पर लायबिलिटीज क्या होंगी, ज्यादा होंगी और एसेट्स कम होंगी। यहां पर जब लायबिलिटीज एसेट्स को एक्सीड कर जाती हैं तो ये नेगेटिव या लायबिलिटी सेंसिटिव गैप यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में, ए पॉजिटिव और एसेट्स सेंसिटिव गैप अकर्स व्हेन। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव और एसेट सेंसिटिव गैप की बात करें तो वो यहां पर कब देखने को मिलेगा, तो जब यहां पर आप देखोगे कि जो एसेट्स हैं एक्सीड लायबिलिटीज, बी एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज, सी लायबिलिटीज एक्सीड एसेट्स, या डी आइदर बी और सी। इनमें से हम कहां पर टिक करें, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को फाइंड आउट, है ना, जो करेक्ट आंसर को बताएगा यहां पर। तो पॉजिटिव कब होगा, जब यहां पर जो एसेट्स हैं वो एक्सीड कर जाएंगी किसको, लायबिलिटीज को। जब एसेट्स ज्यादा होंगी लायबिलिटीज कम होंगी तो यहां पर एसेट सेंसिटिव गैप या एक जो पॉजिटिव गैप है वो देखने को मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन है यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट आर दी शॉर्ट कमिंग ऑफ गैप एनालिसिस टेक्निक्स, है ना। जब हम किसकी गैप एनालिसिस टेक्निक्स की बात करते हैं तो व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ द गैप एनालिसिस टेक्निक्स। ऑप्शन ए, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पोजीशन विद इन ए टाइम बैंड। बी कहता है इट इग्नोर्स difference in spreads between interest rates that
could arise as the level of market interest rates changes. C, it does not take into account any changes in the timing of payments that might occur as a result of changes in the interest rate environment, या D, all of the above. इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर बताएगा? तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। डी के ऊपर टिक करेंगे। जब हम गैप एनालिसिस की बात करते हैं तो गैप एनालिसिस एक वेरी कॉमन यूज्ड अप्रोच है यहां पर, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसका असेसमेंट करने के लिए, है ना, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सपोजर है उसको एसेस करने के लिए। एंड यहां पर कुछ इट हैज सेवरल शॉर्टकमिंग्स। गैप एनालिसिस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट पोजीशन विद इन ए टाइम बैंड, है ना। एक तो ये शॉर्टकमिंग है, यहां पर ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो यहां पर गैप एनालिसिस है वो इग्नोर करता है डिफरेंस इन दी स्प्रेड्स बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स के बीच में जो स्प्रेड होता है उसको यहां पर इग्नोर करता है, ठीक है। एंड दैट कुड अराइज एज द लेवल ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंजेस यहां पर। उसके साथ साथ इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी चेंजेस इन द टाइमिंग ऑफ पेमेंट्स, है ना। अगर यहां पर जो पेमेंट की टाइमिंग है अगर उसमें कोई चेंज हो जाता है उसको ये कंसीडर नहीं करता। तो इसकी वजह से माइट अगर ऐसे रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन दी इंटरेस्ट रेट्स एनवायरमेंट्स यहां पर। तो दीज आर दी शॉर्ट कमिंग, है ना। शॉर्ट कमिंग का मतलब है यहां पर एक तरीके से हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं कि भाई इस टाइप के जो डिसएडवांटेज हैं वो यहां पर हो सकते हैं, और ए बी सी हमारे तीनों फॉलो करेंगे, उसको लेकर तीनों के ऊपर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन रेट सेंसिटिव एसेट्स माइनस रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज दैट इज मोर देन जीरो, है ना। ये क्या है, अगर ये मोर देन जीरो है यहां पर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा यहां पर, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो उनका। अच्छा, मैं आपको दोनों का मीनिंग भी बता देता हूं साथ साथ, है ना। वैसे तो मैं क्लासेस में आपको इन सबके मीनिंग ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके साथ में एक बार शेयर कर देता हूं मैं कि रेट सेंसिटिव एसेट्स कौन सी होती हैं। तो बैंक की ऐसी एसेट्स, बैंक की एसेट्स कौन से होते हैं, तो बैंक के या तो इन्वेस्टमेंट है या बैंक ने जो लोन दे रखे हैं, बैंक ने या तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है या बैंक ने जो लोन दे रखा है वो बैंक के एसेट्स हैं। और इन लोन या एसेट्स के ऊपर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव होता है और बैंक के इन एसेट्स के ऊपर इंपैक्ट आता है ना, इन एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो इन्हें बोलते हैं रेट सेंसिटिव एसेट्स। उसके बाद में दूसरा आ जाएगा यहां पर रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज। अगर मैं रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज की बात करूं तो बैंक के यहां पर लायबिलिटीज, बैंक के लायबिलिटीज में मैक्सिमम बैंक के पास क्या होते हैं, डिपॉजिट्स हैं, या तो बैंक के डिपॉजिट है या बैंक ने बोरोइंग कर रखी है। और अगर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में अप डाउन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर चेंज आता है और इन लायबिलिटीज के ऊपर अगर इंपैक्ट आएगा, इन लायबिलिटीज के ऊपर अगर असर पड़ेगा, तो उन्हें बोलते हैं रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज यहां पर, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट सेंसिटिव एसेट्स और रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज। अगर रेट सेंसिटिव एसेट्स ज्यादा है, रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज कम है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, तो भाई इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा, ए डिक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स कुड कॉज ए डिक्लाइन इन द नेट इंटरेस्ट इनकम, है ना। तो उसकी वजह से जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो यहां पर डिक्लाइन हो सकती है। तो यहां पर देखेंगे ए पॉजिटिव और एसेट सेंसिटिव गैप अकर्स व्हेन एसेट एक्सीड लायबिलिटीज। जब यहां पर एसेट लायबिलिटीज को एक्सीड करेंगे तो दिस मींस दैट डिक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, है ना। जो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स है वो यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और मार्केट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से जो नेट इंटरेस्ट इनकम है बैंक की वो डिक्लाइन करेगी, बैंक की इंटरेस्ट इनकम यहां पर कम होगी, क्योंकि एसेट्स के ऊपर ही बैंक की इनकम जनरेट होती है। तो यहां पर एसेट्स के ऊपर इनकम जनरेट होती है और लायबिलिटीज के ऊपर यहां पर बैंक की कॉस्टिंग होती है, एक्सपेंसेस होते हैं यहां पर। तो इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रेट सेंसिटिव एसेट्स, जब रेट सेंसिटिव एसेट्स में से रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज को आप माइनस करेंगे एंड दिस इज लेस देन जीरो, अगर ये लेस देन जीरो आती है तो ऐसे केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस। ऐसे केस में यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक करेंगे हम लोग, सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले यहां पर। चलिए इसमें बताइए मुझे, इसमें हमें कहां पर टिक करना होगा, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा।
यस, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम ए के ऊपर टिक कर देंगे। इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट कॉज ए डिक्लाइन इन द नेट इंटरेस्ट इनकम, है ना। अगर यहां पर क्या होता है, नेगेटिव और लायबिलिटी सेंसिटिव गैप अकर्स, तो यहां पर जो लायबिलिटीज हैं अगर वो एक्सीड करती हैं एसेट्स को, है ना, लायबिलिटीज अगर एक्सीड करती हैं एसेट्स को और किसी गिवन टाइम बैंड में, और अगर यहां पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बैंक की यहां पर डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि एसेट्स के ऊपर जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज के ऊपर बैंक को ज्यादा यहां पर जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा, और जब डिपॉजिट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर जो नेट इनकम है वो डिक्लाइन कर जाएगी, नेट इनकम यहां पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी फायदा तभी होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर डिक्लाइन करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर डिक्लाइन करेंगे यहां पर भी बेनिफिट तभी होगा, और उसमें भी वहां पर बेनिफिट तभी होगा, ठीक है, वहां पर भी जो बेनिफिट है वो तभी होगा यहां पर जब, ठीक है, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर इंक्रीज होते हैं, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है एक सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको क्लास में भी कराया था, तो दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं। यहां पर क्वेश्चन है, जो स्पोर्ट रेट है, स्पोर्ट रेट डॉलर में चल रहा है 75.6070, जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 75.00 का है यहां पर। वहीं पर अगर मैं देखें, हम लोग देखते हैं 1 मंथ कॉल ऑप्शन प्रीमियम दैट इज रुपीज 0.25 की है ना, 0.25 है। और उसके बाद में अगर मैं एक्सपायरी डेट की बात करूं तो एक्सपायरी डेट यहां पर मंथ की 28, महीने की जो 28 तारीख है वो एक्सपायरी डेट है। ऑन द 10th ऑफ द मंथ, महीने की 10 तारीख को कस्टमर ने एक कॉल ऑप्शन बुक किया है यहां पर $2000 का, है ना, $2000 का एक कॉल ऑप्शन बुक किया यहां पर कस्टमर ने, 2000 क्वांटिटी उसने रखी यहां पर। एंड ऑन 10th ऑफ द मंथ व्हेन द कॉल ऑप्शन वाज परचेज, व्हाट टाइप ऑफ दिस कॉल ऑप्शन, है ना, यहां पर जो कॉल ऑप्शन है वो किस तरह का है यहां पर। तो दिस इज दी आईटीएम, इन दी मनी है, आउट दी मनी है यहां पर, एट द मनी है, या ओटीसी है यहां पर। तो सबसे पहली बात यहां पर आपको मेंशन किया गया है कि ये कॉल ऑप्शन है ना, ये कैसा है यहां पर, ये कॉल ऑप्शन है, ये आपको यहां पर मेंशन करके दिया गया है। और जब आप देखते हैं यहां पर, जब आप देखेंगे जो स्पॉट प्राइस है 75.6070 है, और यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 75, यानी आप देखते हैं यहां पर जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहां पर छोटा है, स्ट्राइक प्राइस 75 है, ये 75.0 है। तो यहां पर जो कॉल ऑप्शन है वो किस पर होगा, पहचानिए, तो कॉल ऑप्शन होगा यहां पर आईटीएम पर, है ना, ये जो कॉल ऑप्शन है किस पर है, आईटीएम पर हो। और अगर स्पॉट प्राइस कम होता और स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होता तो फिर ये ओटीएम पर होता, अगर दोनों बराबर होते फिर ये एटीएम पर होता। यहां पर किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, हम यहां पर कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और केस स्टडी आती है यहां पर, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, क्लास का समय आज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, है ना, क्लास का जो समय है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा यहां पर। तो कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है यहां पर, हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, नेटवर्थ अवेलेबल है 1350, बैंक के पास में 1350 करोड़ की नेटवर्थ है। रिस्क सेंसिटिव एसेट्स बैंक के पास में यानी आरएसए 18,251 के हैं। वहीं पर अगर देखोगे रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटीज यानी आरएसएल 18,590 का है। एंड वहीं पर अगर हम डीए की बात करते हैं तो डीए है यहां पर वेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द एसेट्स 1.96 है, एंड वेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी यानी डीएल 1.25 है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वेट, वेट क्या है यहां पर, डब्ल्यू कितना आएगा कैलकुलेट होकर, तो डब्ल्यू को कैलकुलेट करके बताइए यहां पर। ऑप्शन ए कहता है ये कैलकुलेट होने के बाद में 1, ये कैलकुलेट होने के बाद में 1.02 आएगा, सी 1.33 होगा, डी 1.66 आएगा यहां पर।
कैलकुलेशन होने के बाद में कितना यहां पर आ रहा है। अगर हम कैलकुलेशन के बाद में बात करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद में कितना आ रहा है यहां पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी के ऊपर टिक करेंगे, है ना, बी आएगा। तो जब हम वेट को कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको सीखना है। और जो ये केस स्टडी मैं करवा रहा हूं, आपको 2 से 3 बार इसका रिवीजन करना है, 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। तो जो भी हमारे पास में आरएसएल है, ठीक है, जो भी हमारे पास में आरएसएल है, उसको हमें डिवाइड करना है किससे, आरएसए से। जो भी हमारे पास में आरएसएल होगा, आरएसए से डिवाइड करना है। आरएसएल हमें दिया गया है 18,590 और आरएसए है हमारे पास में 18,251। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.018, है ना, कितना आएगा 1.018। और 1.018 को क्या लिख सकते हो आप, 1.02। तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसको अगर आप 2 डेसिमल में लेकर आएंगे तो इट विल बी 1.02 हो जाएगा। चलिए, इसी के बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है। इस केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज डी गैप। यहां पर डी गैप कैलकुलेट करके बताइए कितना है, डी गैप कितना आ रहा है कैलकुलेट होकर। ऑप्शन ए कहता है 0.33 आएगा कैलकुलेट होने के बाद में, बी कहता है 0.48 आएगा, 0.69 आएगा, या डी 0.81 आएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेट होने के बाद में यहां पर, अगर हम किसकी डी गैप को कैलकुलेट करने की बात करते हैं। तो डी गैप को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी गैप क्या है, दैट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप, है ना, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप, इसको कहते हैं। डी गैप का मतलब है मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप। अब यहां पर जो हमारे पास में डीए है, डीए में से माइनस करना है, डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे डीएल के साथ में। डब्ल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट कर लिया था, जो डब्ल्यू है वो कहां पर, क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट कर लिया था, और यहां पर डीए में से डीएल को माइनस कर देंगे हम। अब हमें डीए भी दिया गया है और हमें डीएल भी दिया गया है, यहां पर दोनों है हमारे पास में, यानी वेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द एसेट और वेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी दोनों दिए गए हमें। ए का मतलब एसेट है और एल का मतलब लायबिलिटीज है, ठीक है। अब डीए कितना है, डीए दिया गया है 1.96, ये हमने रखा, माइनस डब्ल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसकी वैल्यू थी हमारे पास में 1.02, ठीक है। डीएल हमें दिया गया है कितना, 1.25 है, तो 1.0 को 1.25 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू आ गई है कैलकुलेट होकर 1.1275। तो 1.96 में से आप इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आई 0.685, और यहां पर ये कैलकुलेट होने के बाद में कितना आया, 0.69। तो यहां पर डी गैप कितना कैलकुलेट होकर आया है, डी गैप कैलकुलेट होकर आया है 0.69। तो आंसर होगा हमारा सी। इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, दोनों क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पर ही आप क्वेश्चन नंबर 3 को कैलकुलेट कर पाएंगे। और यहां पर आपको बताना है कि भाई लिवरेज रेशियो बताइए कितना है यहां पर, है ना, बैंक का लिवरेज रेशियो कितना आ रहा है कैलकुलेट होकर। तो बैंक का लिवरेज रेशियो 12.33 होगा। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना है। 12.33 है या 13.22 आ रहा है कैलकुलेट होकर, या आपका 13.52 है यहां पर, या 13.66 है यहां पर। तो ए बी सी डी, है ना, इसमें कैलकुलेशन कीजिए यहां पर। तो सबसे पहले मैं वही बोल रहा हूं कि इसमें 2-3 चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। डी गैप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है यहां पर, डब्ल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो लिवरेज रेशियो को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिवरेज रेशियो को जो भी आपके पास में आरएसए हैं, आरएसए को डिवाइड कर दोगे आप नेटवर्थ से, है ना। बैंक के पास में नेटवर्थ कितनी है, तो बैंक की जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ कह लो या कैपिटल कह लो, यहां पर कितनी है, 1350 की है, 1350 है यहां पर। और जो आरएसए है बैंक के पास में, रिस्क सेंसिटिव एसेट्स बैंक के पास में कितनी है यहां पर, 18,251। तो 18,251 को आप 1350 से यहां पर डिवाइड करेंगे, तो यहां पर जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13.52, है ना, 13.52 यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 13.52 हमारे पास में कैलकुलेशन होकर आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो लिवरेज रेशियो कितना आया यहां पर, 13.52 यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाता है।
जब आप लिवरेज रेशो कैलकुलेट करते हैं, लिवरेज रेशो के बेसिस पर ही आप यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लिवरेज रेशो के बेसिस पर ही आप कैलकुलेशन करेंगे किस चीज का, लिवरेज रेशो के बेसिस पर ही आप यहां पर कैलकुलेशन करेंगे मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी, ठीक है। क्या बताइए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी बताइए कितना होगा, व्हाट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी। तो दैट इज 6.33 आएगा, 7.33 होगा, 8.33 है या 9.33 है, कितना आ रहा है यहां पर कैलकुलेट होगा, है ना। कैलकुलेशन होने के बाद में कितना आएगा यहां पर। तो भाई जब आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने बैठेंगे तो जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी है, तो जो आपने डी गैप कैलकुलेट किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कैलकुलेट किया था डी गैप कितना था 0.69, लिवरेज रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर दो। लिवरेज रेशियो अभी आपने निकाला 13.52, तो 0.69 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13.52 से। तो जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 9.3288 ईयर्स। तो यहां पर जो अप्रोक्स है वो कितना आएगा, अप्रोक्स हो जाएगा यहां पर 9.33 ईयर्स। तो आप इसको यहां पर मंथ्स और डेज में भी काउंट कर सकते हैं कि 9 साल इतने महीने और इतने दिन यहां पर, है ना। वैसे भी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां पर। तो आंसर है इसमें हमारा डी। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको देखिए। इफ देयर इज 200 बेसिस पॉइंट चेंज इन द रेट, अगर यहां पर जो रेट है अगर उसमें 200 बेसिस पॉइंट का चेंज आ जाए, 200 बेसिस पॉइंट का चेंज आने का मतलब क्या है, तो 200 बेसिस पॉइंट का चेंज आने का मतलब है यहां पर 2% का चेंज आ रहा है, 2% का बदलाव आ रहा है। तो व्हाट इज अ ड्रॉप इन द इक्विटी वैल्यू, इक्विटी जो इक्विटी वैल्यू है उसमें कितना ड्रॉप देखने को मिलेगा, इक्विटी वैल्यू में कितना ड्रॉप आएगा यहां पर 18.66 का आएगा, यहां पर 20.33 का ड्रॉप आएगा, 22.66 या 24.33, कितना ड्रॉप उसमें देखने को मिलेगा। चलिए पहचानिए और बताइए कि उसमें यहां पर कितना आ रहा है। तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए जो इक्विटी वैल्यू है, जो चेंज आया है रेट में, है ना, रेट में चेंज, जो भी चेंज आया है यहां पर रेट में, चेंज इन द रेट बेसिस पॉइंट वैल्यू, तो 200 बेसिस पॉइंट का चेंज आया है यहां पर। तो अगर आप उसको यहां पर परसेंटेज में लिखना चाहें तो 2% लिख लो, है ना। 2% लिखोगे तो यहां पर 100 से आप उसको डिवाइड करोगे यहां पर, ठीक है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, तो 200 मल्टीप्लाई 9.33 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18.6576, और अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी 18.66। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा यहाँ पर, ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 नंबर की जो क्वेश्चन है ना, 5 नंबर की जो क्वेश्चन है, हम 5 नंबर की केस स्टडी हमारी तैयार हो जाती है। ये आपका यूनिट नंबर 31 है। ये कहां से, ये यूनिट नंबर 31 का पार्ट है। ये हम मॉड्यूल डी की बात कर रहे हैं, ये मॉड्यूल डी की केस स्टडी है, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली, आप सभी को जल्दी से चेक कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन है अगर आप देखोगे तो हियर इज XYZ बैंक, XYZ बैंक हैज इन्वेस्टेड ₹50 lakh इन शेयर्स ऑफ इन्फिनाइट लिमिटेड, एंड जो यहाँ पर कंपनी के शेयर हैं, कंपनी के शेयर में डेली जो वॉलेटिलिटी है वो 3% की है, 3% की वॉलेटिलिटी है, एंड जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%, कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर 99% का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, कैलकुलेट डेली वार ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, डेली वार कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, 3,49,500, 3,50,000, 3,25,000 या 3,49,000, कितना आ रहा है हमारा डेली वार कैलकुलेट होने के बाद। तो चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो भाई डेली वार को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वार है, वार को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारा वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ में, है ना। वार को कैलकुलेट करने का वॉल्यूम, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, जो भी यहां पर इन्वेस्टेड अमाउंट है वो वॉल्यूम है। उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वॉलेटिलिटी, ठीक है, वॉलेटिलिटी वो है यहां पर जो प्राइस, कितना प्राइस यहां पर अप डाउन हो रहा है,
कितना प्राइस यहां पर ऊपर नीचे जा रहा है, और उसके बाद में फिर आएगी यहां पर प्रोबेबिलिटी, है ना, यानी z की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखोगे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 50 लाख रुपए का, यानी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितनी है, 50 लाख रुपए की। उसके बाद में वॉलेटिलिटी कितनी है, वॉलेटिलिटी है यहां पर 3% की, 3% से आप मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद में z की वैल्यू, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 99%, और 99% पर जो z की वैल्यू है वो है आपकी 2.33। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर 2.33 है, तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2.33 से, तो 2.33 मल्टीप्लाई 3% मल्टीप्लाई 50 लाख, बस इसको आपस में कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3,49,500, 3,49,500 यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आंसर होगा हमारा ए के ऊपर टिक करेंगे, ए करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखिए इसके स्टडी का, कैलकुलेट वीकली वार। वीकली वार कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन ए वीक, दिस इज 6। अगर एक सप्ताह में अगर हम ट्रेडिंग डेज की बात करें, अगर 1 वीक की बात करें, तो 1 वीक में अगर एक वीक में अगर 6 ट्रेडिंग डेज हैं यहां पर, तो भाई वीकली वार कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 8,55,245, 8,56,275, 8,45,145, या डी यहां पर 8,96,415। कितना कैलकुलेट करके बताओ यहां पर कितना आ रहा है। तो अगर एक्सवाइजेड बैंक की तरफ से इन्वेस्ट किया गया है 50 लाख रुपए शेयर्स ऑफ इनफिनाइट लिमिटेड में, तो इसी से हम क्या कर लेंगे, वीकली वार को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वीकली वार का जो कैलकुलेशन है वो भी हमारा यहीं से हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वीकली वार का वो हमारा इस्तेमाल होगा यहां पर, जो भी हमारी डेली वॉलेटिलिटी है, अगर हमें क्या चाहिए, वीकली वार चाहिए यहां पर, डेली वार हमारे पास में है, तो जो भी हमारे पास में डेली वार है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, रूट नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, नंबर ऑफ यहां पर हमारे ट्रेडिंग डेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज हम यहां पर रख लेंगे। ठीक है, तो डेली वार अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 3,49,500, 3,49,500 हमारा यहां पर डेली वार था। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहां पर रूट 6 कर लीजिए, 6 का रूट निकाल लो यहां पर, तो 3,49,500 है हमारा, और जब आप 6 का रूट निकालोगे, जब इस कैलकुलेटर की हेल्प से 6 का रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.45। तो आप इसको 2.45 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8,56,275, 8,56,275। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, बी, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसी तरीके से इसके स्टडी का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिए, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करना है। अपने पास नोटबुक रखिए, अपने पास कैलकुलेटर रखिए, है ना, नोटबुक कैलकुलेटर और पेन आपके पास में, नोटबुक कैलकुलेटर और पेन, ये 3 चीज आपके पास में रहनी चाहिए जब आप बीएफएम की केस स्टडीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीज होना आपके पास में जरूरी है यहां पर। कैलकुलेट, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है मंथली वार कितना आएगा, कैलकुलेट मंथली वार, और एक महीने में जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज हैं वो है 28। अगर एक महीने में नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज 28 है यहां पर, तो मंथली वार कितना कैलकुलेट होकर आएगा, 18,53,457, 18,50,245, 18,52,350, 18,54,678। जेड की वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम केस में जेड की वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं 3 जो जेड की वैल्यू है हमेशा याद करके जाओ, 99% पर, 95% पर, और इसके साथ साथ 90% पर। तो 3 जेड की वैल्यू हमेशा याद रखो, 90%, 95 और 99, है ना। वैसे तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आपको जेड की वैल्यू दी जाएगी।
चलिए कैलकुलेशन कीजिए यहां पर, है ना। यहां पर भी सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। चाहे आप वीकली वार कैलकुलेट करें या मंथली वार कैलकुलेट करें, तो फॉर्मूला एक ही तरह का यूज होगा। अगर आपको यहां पर क्या करना है, अगर आपको यहां पर मंथली वार कैलकुलेट करना है, तो जो भी यहां पर डेली वार होगा, डेली वार को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, रूट नंबर ऑफ जो ट्रेडिंग डेज हैं, है ना, यहां पर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज आ जाएगा। तो जो भी डेली वार आएगा, है ना, जो भी डेली वार होगा, और नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कितने हैं आपके 28, तो 28 का आप रूट निकाल लो यहाँ पर, है ना। 28 का क्या कीजिए, 28 का रूट निकाल लीजिए। तो जब आप 28 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.3, तो 3,49,000, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पर डेली वार कितना है आपका, डेली वार है 3,49,500, और फिर आपको 28 का रूट निकालना था यहाँ पर, तो 3,49,500 और 28 का रूट जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5.3, तो 5.3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 18,52,350, है ना। यहां पर ये हमारा सी हो जाएगा, सी के ऊपर टिक करेंगे 18,52,350, 18,52,350 हमारा आ जाएगा। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैलकुलेट ईयरली वार। अगर नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर इज 301, अगर यहां पर 301 हैं, अगर एक साल में नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कितने हैं 301 है, 301 हैं, तो यहां पर ईयरली वार कितना आएगा कैलकुलेट होकर, ईयरली वार कितना आ रहा है। यस, उसी तरीके से इसमें भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर भी सेम जो तरीका है वो यूज करेंगे, है ना। यहां पर भी हम सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी हमारा डेली वार होगा मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से, ठीक है। जो भी यहां पर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज है उसका रूट निकाल लेंगे, और ठीक है, जो भी हमारा डेली वार होगा, तो डेली वार कितना है हमारा 3,49,500, ये हमारा डेली वार है। एक बार निकाल लो, हर क्वेश्चन में आपको काम आ जाता है। फिर आप जो रूट है वो किसका निकालेंगे, 301 है यहाँ पर 301, तो 301 का रूट निकालेंगे आप 3,49,500, और जब इस 301 का रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 17.5, 17.5 आएगी। तो 17.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट विल बी 60,63,825 आ जाएगा यहाँ। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपका थ्योरिकल वाला क्वेश्चन है। While expected losses are covered by specific reserve and provisions, how are unexpected losses handled? Unexpected losses को आप कैसे हैंडल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कहता है चार्ज टू पीएनएल अकाउंट आर इनएविटेबल लॉसेस। बी कहता है थ्रू कैपिटल एलोकेशन बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस लेवल्स, टाइम होरिजोन, डाइवर्सिफिकेशन एंड कोरिलेशंस। सी कहता है हैंडल्ड एज पर एक्सटेंट आईबीए गाइडलाइंस, और वहीं पर डी आता है ट्रीटमेंट फॉर बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस इज द सेम। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, बताइए, इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें? थ्योरिकल क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट आंसर शेयर कीजिए मेरे साथ में। तो केस स्टडी के बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो थ्योरिकल टाइप क्वेश्चन आया है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वो थ्योरी वाला क्वेश्चन है। यस, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, थ्रू कैपिटल एलोकेशन। यहां पर जो भी ऐसे लॉस होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेस हैं उनको यहां पर हैंडल किया जाता है किससे, कैपिटल से। तो उनके पास में, उनके अगेंस्ट में यहां पर कैपिटल का एलोकेशन किया जाता है। कैपिटल यहां पर मेंटेन करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, टाइम होरिजोन और डाइवर्सिफिकेशन और कोरिलेशन, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो बी, बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट शुड प्रोवाइड ए बफर अगेंस्ट
अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, व्हाट डू अनएक्सपेक्टेड लॉसेस इंडिकेट? अगर हम किसकी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की बात करें तो वो यहां पर किस चीज को इंडिकेट करेगा? ऑप्शन ए कहता है दे इंडिकेट द इनफीरियरिटी ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो। बी कहता है यहां पर, है ना, दे पॉइंट टू इमीडिएट नीड टू रिड्यूस द साइज ऑफ क्रेडिट बुक। सी कहता है अनएक्सपेक्टेड लॉस इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल required to support the bank's financial risk. D, unexpected losses also indicate the need of further fine tune the pricing. इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर टिक करें? तो भाई यहां पर अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, शुड प्रोवाइड ए बफर अगेंस्ट एक्सपेक्टेड लॉसेस। तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का क्या करें यहां पर? तो अनएक्सपेक्टेड लॉस इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड। जो भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं उसके अगेंस्ट में जो इकोनॉमिक कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट आती है टू सपोर्ट दी बैंक फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पर, है ना, बैंक का जो फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको जो भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस है उसको कवर करने के लिए कैपिटल मेंटेन करनी होती है यहाँ पर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो होगा सी, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाउ इज रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस डिफाइंड? है ना, अगर आप देखोगे यहां पर जो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑप्शन ए कहता है टोटल रिस्क वेट एसेट्स आर एन इंडिकेटर ऑफ आरएपीएम, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉसेस, प्रॉफिट फॉर ईच यूनिट ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट फॉर ईच यूनिट ऑफ रिस्क कैपिटल। यहां पर इनमें से कौन सा है, इनमें से कहां पर टिक करेंगे? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर डी, डी के ऊपर टिक करेंगे, प्रॉफिट फॉर ईच यूनिट ऑफ रिस्क कैपिटल, है ना, प्रॉफिट फॉर ईच यूनिट ऑफ रिस्क कैपिटल हमारा आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको टुमारो, है ना, इस क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे, टुमारो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है और कल ये आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है, और फिर हम लोग इसको कल सॉल्व करेंगे, कल इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? ऑफिसर्स अडल्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वही सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को? हम आपको तैयारी करा रहे हैं बीएफएम की, और बीएफएम की हम आपके लिए पेड क्लासेस पे डेली बेसिस पर लेकर आ रहे हैं, और पेड क्लास आपकी चलती है 9 PM पर। जो पेड क्लास हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो पेड क्लास 9 PM पर मिलती है, और जिसमें आजकल हम जो फॉरेक्स हैं, फॉरेक्स के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आजकल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टीटी बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट, बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट, है ना, ये कॉन्सेप्ट आज हमने लर्न किया है, और इसी के कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और जो एग्जाम लेवल के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे वो हम टुमारो डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास में एक पेड क्लासेस नहीं है तो इन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा, इसका जो एडवांटेज है आपको बहुत हाई लेवल का मिलने वाला है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर, ठीक है, ये क्लासेस आपको कहाँ पर मिलेंगी? इसके लिए आपके पास CIB का महापैक होना चाहिए। अगर आपके पास में CEIIB का महापैक है तो CIB के महापैक में इन क्लासेस को आप देख सकते हैं। CIB के महापैक 2.0 लेटेस्ट वर्जन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना, उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, उसमें देख सकते हैं क्लास। और मैंने ये कल क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, कल ये क्वेश्चन आप सभी ने ट्राई किया। टुमारो यस्टरडे मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क के लिए दिया था कि आपको आंसर जो है वो कैलकुलेट करके लाना है, बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो आई होप सभी ने कैलकुलेट किया होगा। रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ एन इंडियन बैंक विद ए कैपिटल ऑफ ₹500 करोड़ एंड उसके बाद में स्टैंड एट ₹5,000 करोड़, व्हाट एडिशनल अमाउंट ऑफ एसेट्स इट कैन क्रिएट विद 20% रिस्क वेट? ऑप्शन ए कहता है यहां पर 2,777.75 करोड़, 555.55 करोड़, 50 करोड़, 3,124.96 करोड़। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? और ये जो क्वेश्चन है आपके बुक में प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, लेकिन वहां पर इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा 2,777.75 करोड़, लेकिन ये आया कैसे, ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है?
तो यहां पर वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कैपिटल गिवन है, गिवन कैपिटल कितना है, गिवन कैपिटल है यहां पर 500 करोड़ का, 500 करोड़ का गिवन कैपिटल है, ठीक है। अब जो गिवन कैपिटल है उसके बेसिस पर आप यहां पर कैलकुलेशन करेंगे आरडब्ल्यूए, है ना। तो और जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स यहां पर आरडब्ल्यूए स्टैंड्स फॉर 5000 करोड़, तो रिस्क वेटेड एसेट्स यहां पर 5000 करोड़ का है। यहां पर गिवन कैपिटल 500 करोड़ की है, आरडब्ल्यूए 5000 करोड़ का है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे, CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो इक्वल टू कैपिटल डिवाइडेड बाय आरडब्ल्यूए, रिस्क वेटेड एसेट्स। अब अगर यहां पर हम जो कैपिटल है उसके बेसिस पर रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो आप देखेंगे CRAR एज पर दी आरबीआई गाइडेंस 9% है, तो 0.09 आ जाएगा। कैपिटल दी गई है 500 करोड़ की, तो आरडब्ल्यूए मैक्सिमम कितना आएगा यहां पर, तो आरडब्ल्यूए मैक्सिमम आ रहा है 5555.55 करोड़ का यहां पर, ठीक है। 5555.55 करोड़ का आरडब्ल्यूए है यहां पर मैक्सिमम। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे यहां पर दिया गया यहां पर आरडब्ल्यूए, जो आरडब्ल्यूए स्टैंड्स फॉर 5000 करोड़, 5000 करोड़ यहां पर खड़ा हुआ है, तो इसमें से उस 5000 को माइनस करेंगे तो नेट कितना आएगा यहां पर, नेट आएगा 555 करोड़। अब यहां पर जो 555 करोड़ है उसका 20% रिस्क वेट है ना। जो अगर उसमें हम रिस्क वेट की बात करते हैं तो रिस्क वेट कितना है 20% का, तो आरडब्ल्यूए डिवाइडेड बाय रिस्क वेट कर देंगे आप 0.20%, तो जो 555 है उसका 0.20 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 2777.75 करोड़। तो आंसर कौन सा होगा हमारा यहां पर, ए के ऊपर टिक करेंगे यहां पर। तो जो एडिशनल अमाउंट है ऑफ एसेट्स, अगर हम एसेट्स की एडिशनल अमाउंट की बात करते हैं तो दिस इज रिक्वायर्ड 2777.75 करोड़, यहां पर ये रिक्वायर्ड रहेगी 20% का रिस्क वेट क्रिएट करने के लिए। अगर 20% का रिस्क वेट क्रिएट करना है यहां पर तो इतनी रिक्वायरमेंट आएगी, इतनी एसेट्स यहां पर चाहिए। तो इसमें हम ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगली जो केस स्टडी है वो RAROC को लेकर है। बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड यूज डिफरेंट वेज टू एस्टिमेट एग्रीगेट रिस्क एक्सपोजर। The most commonly used approach is RAROC. The RAROC is designed to allow all the business streams of a financial institution to be evaluated on equal footing. Each type of risk is measured to determine both expected and unexpected losses using VAR or the worst case type analytical method. Second approach is similar to the RAROC but depends less on capital allocation and more on cash flows or variability in earnings. This is referred to as EAR, इसको EAR कहते हैं, when employed to analyze the interest rate risk. तो दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको क्वेश्चन देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAROC। RAROC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहां पर जो RAROC इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, तो RAROC हो जाएगा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, है ना। ये तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, जो यूनिट नंबर 30 है वहां पर हमारा टॉपिक का डिस्कशन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। अगर हम एक्सपेक्टेड लॉस की बात करें तो एक्सपेक्टेड लॉस क्या है, यहां पर किसको कहेंगे हम एक्सपेक्टेड लॉस। यस्टरडे हमने इसको लेकर दो तीन थ्योरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। इट इज ए मेजर ऑफ द रिवर्स नेसेसरी टू गार्ड अगेंस्ट प्रेजेंट लॉसेस। बी, इट इज ए मेजर ऑफ द रिजर्व नेसेसरी टू गार्ड अगेंस्ट past losses. C, it is a measure of the reserve necessary to guard against future losses. या D, none of the above. तो यहां पर इनमें से किसको गार्ड करने के लिए है ये, अगर हम एक्सपेक्टेड लॉसेस की बात करते हैं तो यहां पर जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, इट इज मेजर टू द रिजर्व नेसेसरी टू गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर में जो भी लॉसेस हैं, यहां पर जो भी एक्सपेक्टेड है उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करने की रिक्वायरमेंट आती है ना। जो एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं उनको गार्ड करने के लिए यहां पर प्रोविजनिंग की जाती है बैंक की तरफ से, बैंक उसके ऊपर प्रोविजनिंग करता है। चलिए इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहां पर, व्हाट इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अगर हम अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बैंक्स फाइनेंशियल रिस्क। बी,
इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बैंक्स इज कॉल्ड एज रिस्क कैपिटल। सी, इट इज रिक्वायर्स कैपिटल एलोकेशन विच इज डिटरमाइन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल्स, टाइम होरिजोन, डाइवर्सिफिकेशन एंड कोरिलेशन। और डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है? तो यहां पर ये तीनों ही हो जाएंगे। जब हम एक्सपेक्टेड लॉस की बात करते हैं तो तीनों ही पॉइंट, तीनों ही बातें फॉलो करती हैं, ठीक है। ये मेजरमेंट करता है अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बैंक्स फाइनेंशियल रिस्क। दूसरा, जो भी इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड है बाय बैंक्स, इट इज कॉल्ड रिस्क कैपिटल एंड इट इज रिक्वायर्ड कैपिटल एलोकेशन विच इज डिटरमाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, टाइम होरिजोन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये तीनों ही पॉइंट यहां पर अनएक्सपेक्टेड लॉस को जस्टिफाई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएआर। ये जो ईएआर शब्द यूज हुआ है ना, ईएआर शब्द यूज हुआ है, इसका पूरा नाम क्या है? दैट इज इकोनॉमिक एट रिस्क, अर्निंग एट रिस्क, अर्निंग एट रेट, अर्निंग एट रिफॉर्म। ईएआर को इंडिकेट करते हैं अर्निंग एट रिस्क, है ना। कितना रिस्क लेकर बैंक ने अर्निंग की है, यहां पर बैंक ने कितना रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट किया है, कितनी अर्निंग की है यहां पर, तो उसको ईएआर से इंडिकेट करते हैं, अर्निंग एट रिस्क, ठीक है। तो उसी का जो कैलकुलेशन है वो RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल के थ्रू यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये आया है आपके सामने, व्हाट आर दी 3 प्राइमरी सोर्सेस ऑफ बैंक्स इनकम। बैंक के अगर हम 3 प्राइमरी सोर्स की बात करें इनकम के, वो कौन कौन से हैं यहां पर? ऐसे कौन से 3 प्राइमरी सोर्स हैं जहां से बैंक की इनकम जनरेट होती है? इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, बोरोइंग्स, इंटरेस्ट इनकम, फी बेस्ड इनकम या ट्रेजरी इनकम, सेविंग्स, इंटरेस्ट एंड लोन रीपेमेंट्स, इक्विटी, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो बैंक की जो 3 सोर्स हैं उसमें इंटरेस्ट इनकम बैंक की जनरेट होती है, जो हम लोन वगैरह कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, फी बेस्ड इनकम बैंक के पास जनरेट होती है, और तीसरी यहां पर बैंक के पास में जो ट्रेजरी है, ट्रेजरीज के थ्रू जो इनकम है वो जनरेट होकर आती है। हाउ डज द SLR, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, अफेक्ट द बैंक प्रॉफिट प्लानिंग। जो SLR है वो बैंक की प्रॉफिट प्लानिंग को कैसे इफेक्ट करता है? ऑप्शन ए कहता है इट इंश्योर दैट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बी, इट फोर्सेस बैंक्स टू लैंड मोर टू देयर कस्टमर्स। सी, इट मैंडेट्स बैंक्स टू कीप ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एज कैश। एंड डी, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट प्लानिंग। तो अगर हम SLR की बात करें, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें, तो बैंक्स की प्रॉफिट प्लानिंग को वो कैसे इफेक्ट करता है? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा ए, इट मेजर दैट सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज है वो किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंक यहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखता है SLR को मेंटेन करने के लिए। और अभी मुझे बताओ कमेंट करके, SLR का परसेंटेज कितना है? अभी करंट SLR का रेट क्या चल रहा है? यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना SLR मेंटेन करवा रहा है अभी बैंक से? हाउ डज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अफेक्ट्स द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। अगर यहां पर बैंक के NPA इंक्रीज होते चले जाते हैं, बैंक के NPA बढ़ते चले जाते हैं यहां पर, तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को वो कैसे इफेक्ट करता है? बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर वो कैसे इंपैक्ट करेगा? ऑप्शन ए कहता है इट इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द कैपिटल बेस। बी कहता है यहां पर रिड्यूस द इनकम एंड रिक्वायर बैंक टू मेंटेन हायर कैपिटल ड्यू टू हाई रिस्क वेटेज, दस इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। सी कहता है इट हैज नो इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एज NPA आर बैलेंस्ड बाय अदर एसेट्स। एंड डी, इट इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू हायर इंटरेस्ट चार्जेस ऑन द NPA। यस, SLR का जो परसेंटेज है, SLR का जो परसेंटेज है वो है अभी 18%, 18% यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनसे मेंटेन करवा रहा है। यहां पर बैंक के NPA बढ़ते हैं तो इसकी वजह से बैंक की जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है, बैंक की इनकम यहां पर कम हो जाती है, और ऐसे केस में बैंक को यहां पर हायर कैपिटल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि जो हाई रिस्क वेटेज है वो कैलकुलेट होकर आता है। तो इसकी वजह से बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर कम हो जाती है। तो आंसर कौन सा होगा? बी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फी बेस्ड इनकम ऑफ बैंक इज नॉट करेक्ट, है ना, नॉट ट्रू। तो यहां पर बैंक की जब फी बेस्ड इनकम जनरेट होती है तो उसको लेकर इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है? ट्रेडिशनल एक्टिविटीज जैसे रेमिटेंस, डिमांड ड्राफ्ट, बिल हैंडलिंग कंट्रीब्यूट टू फी बेस्ड इनकम।
बी कहता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में रिड्यूस सम सर्विसेज लाइक डिमांड ड्राफ्ट और रेमिटेंस। सी कहता है बैंक्स हैव नॉट वेंचर्ड इनटू क्रॉस सेलिंग ऑफ अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। एंड डी कहता है न्यू सर्विसेज लाइक इंटरनेट बैंकिंग ई कॉमर्स कैन बूस्ट फी बेस्ड इनकम। यहाँ पर है ना, वो फी बेस्ड इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो बैंक हैव नो वेंचर इनटू क्रॉस सेलिंग ऑफ, है ना, अदर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पर। तो ये जो बात है वो गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो बैंक यहाँ पर जो क्रॉस सेलिंग है अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसकी भी बैंक यहाँ पर क्रॉस सेलिंग करता है, कि यहाँ पर वेंचर नहीं किया हुआ, बैंक ने वेंचर कर रखा है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट हुए, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, है ना, इन सब को भी यहाँ पर बैंक सेल करता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन बैंक्स मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रेडिट पोर्टफोलियो। अगर हम किसकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, क्रेडिट पोर्टफोलियो की बात करें, तो उससे बैंक अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है, अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है बाय लेंडिंग टू ओनली हाईली रेटेड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। डी कहता है बाय इन्वेस्टिंग ऑल डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सी कहता है बाय हैविंग ए प्रॉपर blend of investment in government securities and credit portfolio to align with their risk appetite. D कहता है by avoiding any investment in lower rated corporate debt। यहाँ पर तो भाई इसमें बी सी के ऊपर टिक करेंगे, by having proper blend of investment in government securities। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करके रखा जाता है यहाँ पर बैंक्स की तरफ से, और जो अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसको रिस्क एपेटाइट का मतलब है बैंक जो रिस्क यहाँ पर बियर कर सकता है, बैंक जितना रिस्क झेल सकता है यहाँ पर, उसके साथ में उसको लिंक करके रखा जाता है। व्हाट इज ए ट्रेजरी इनकम इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, है ना, बैंकिंग जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक के पास में ट्रेजरी इनकम जनरेट होती है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? income derived from bank staff salaries and other operational expenses। B income generated from bank saving and term deposits। C income derived from trading in securities, foreign exchange, equities, commodity and derivative। D कहता है income generated from banks fee based activities। इसमें से किसके ऊपर टिक करेंगे? इसमें से कहां पर टिक करेंगे, कौन सा है करेक्ट आंसर है? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो सी होगा, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, है ना, जो सिक्योरिटीज में यहां पर ट्रेडिंग होती है, और फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटीज, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स, इसमें जो बैंक जो यहां पर बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट इनमें ट्रेडिंग करता है, और यहां से जो इनकम जनरेट होगी वो ट्रेजरी इनकम का पार्ट होती है। बैंक के पास में जो भी एक्सेस फंड होता है, जो सरप्लस फंड है, उसको यहां पर ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसका इस्तेमाल करता है, उसका यूज करता है। व्हाट आर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ बैंक्स एक्सपेंसेस। अगर बैंक के हम प्राइमरी टाइप्स ऑफ बैंक एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें क्या आएगा? ट्रेजरी इनकम, स्टाफ एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बी इंटरेस्ट इनकम, फी बेस्ड इनकम एंड ट्रेडिंग इनकम। सी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, स्टाफ एक्सपेंसेस एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इनमें से कौन सा है? अगर हम प्राइमरी टाइप्स ऑफ बैंक एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, स्टाफ एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये बैंक के सब एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं, तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज द कोलैप्स ऑफ बैंक जो बेरिंग्स बैंक्स इन द 90s। तो 1990 में यहां पर जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स हुए थे, उसके पीछे का कारण क्या था? लैक ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज, लार्ज लॉसेस ड्यू टू स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ऑफ निकाई फ्यूचर्स ऑन द टोक्यो एक्सचेंज, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ लो कॉस्ट डिपॉजिट्स। यहाँ पर तो इसके पीछे का क्या रीजन था? तो यहाँ पर जो लार्ज लॉसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग चल रही थी निक्की के जो निकाई है ना, निकाई फ्यूचर्स हैं टोक्यो एक्सचेंज में, जो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर, उसमें निकाई फ्यूचर्स में यहाँ पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग चल रही थी, और उसमें बड़े लेवल पर लॉस हुआ था, बड़े लेवल पर नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर तो जो बेरिंग्स बैंक्स हैं वो कोलैप्स हो गया था 90s में। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, अगर यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, व्हाट शुड ए बैंक एम टू डू विद दीज वेरिएबल्स, इंटरेस्ट इनकम, फी बेस्ड इनकम, ट्रेडिंग इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, स्टाफ एक्सपेंसेस एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनके साथ में बैंक को क्या करना चाहिए? तो मैक्सिमाइज द फर्स्ट 3 वेरिएबल्स एंड मिनिमाइज द लास्ट 3 वेरिएबल्स। बी कहता है मैक्सिमाइज ऑल द 6 वेरिएबल्स। सी कहता है मिनिमाइज फर्स्ट 3 वेरिएबल्स एंड मैक्सिमाइज लास्ट 3 वेरिएबल्स।
कीप ऑल द 6 वेरिएबल्स एट ए कांस्टेंट लेवल। यहां पर तो हमने मैंने ये क्लास में बताए थे, 6 के 6 वेरिएबल्स आपको क्लास में बताए थे, ये 6 के 6 वेरिएबल्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे। तो इन 6 वेरिएबल्स के साथ में बैंक को क्या करना चाहिए? तो अगर बैंक को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है तो स्टार्टिंग के जो 3 वेरिएबल्स हैं, इंटरेस्ट इनकम, फी बेस्ड इनकम, ट्रेडिंग इनकम, उनको बैंक को मैक्सिमाइज करना होगा। लास्ट के जो 3 वेरिएबल्स हैं उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, स्टाफ एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको बैंक को मिनिमाइज करना होगा। यहां पर अगर बैंक ये काम करता है तो इससे बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहां पर मैक्सिमाइज हो जाएगी, वो यहां पर बढ़ जाएगी। What approach allows all the business streams of a financial institution to be evaluated on an equal footing? यहां पर इनमें से कौन सी जो अप्रोच है वो अलाउ करती है सभी बिजनेस स्ट्रीम्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सो दैट इक्वल लेवल पर आकर यहां पर कैलकुलेशन हो सके, इवेल्युएशन कर सके? RAROC, बेसल कमिटी अप्रोच, EAR, या यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड, इनमें से कौन सा है? किसके ऊपर टिक करेंगे? तो भाई इसमें हमारा जो यूज होता है यहां पर वो है RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इस्तेमाल होता है यहां पर। ठीक है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ कैपिटल से ही पता चलता है कि बैंक ने अगर प्रॉफिट जनरेट किया है, बैंक ने कितना रिस्क लेकर यहां पर प्रॉफिट जनरेट किया है, वो इसी से पता चलेगा यहां पर। ठीक है, तो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा जो मेन फोकस है वो यूनिट नंबर 31 के ऊपर ही था। आपके मॉड्यूल डी की जो लास्ट यूनिट है ना, मॉड्यूल डी की जो लास्ट यूनिट है उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे थे, उसी के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे। प्रॉफिट प्लानिंग एंड RAROC जो लास्ट यूनिट है उसका नाम क्या है? प्रॉफिट प्लानिंग एंड RAROC। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऑफिसर्स अडोर्सन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग BFM की केस स्टडी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। BFM की केस स्टडीज को लेकर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एंड BFM की सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज रहने वाली हैं जिनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड ये जो केस स्टडीज हैं सारी एग्जाम लेवल की केस स्टडीज रहेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करना है ईच एंड एवरी केस स्टडी की, सो दैट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सके। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो केस स्टडी है वो आपकी क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर से रिलेटेड है। तो कहाँ पर कितना क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर्स एप्लीकेबल होगा, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मैकमिलन की बुक है तो उसमें ये अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टैंड बाई LC है ना, फाइनेंशियल गारंटी एक्सेप्टेंस है, तो जनरल गारंटीज ऑफ इंडेप्टनेस, वहां पर जो CCF फैक्टर है वो 100% का रहेगा। उसके बाद में अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कंटिजेंट आइटम्स हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स को लेकर है, बिड बॉन्ड है, यहाँ पर वारंटीज हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट जो रिलेटेड है ब्रॉड ट्रांजेक्शन्स को लेकर, वहां पर जो CCF है वो 50% एप्लीकेबल होगा, 50% का क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर आएगा। वहीं पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है दैट इज कोलेक्टराइज्ड बाय अंडरलाइंग शिपमेंट, तो वहां पर 20% का क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगेगा। सेल एंड परचेज एसेट सेल विद रिकर्स विद क्रेडिट रिस्क मेंटेन विद द बैंक, यहाँ पर जो CCF है वो 100% जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नोट इंश्योरेंस फैसिलिटीज, रिवॉल्विंग अंडरलाइंग फैसिलिटीज में अगर जो फॉरवर्ड परचेज या फॉरवर्ड डिपॉजिट्स यहाँ पर ट्रांजेक्शन है तो उसमें 50% का क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगेगा। जो अदर कमिटमेंट्स हैं बैंक की तरफ से, अगर कोई अदर कमिटमेंट किया गया है, फॉर्मल स्टैंड बाई फैसिलिटीज है, क्रेडिट लाइन है यहाँ पर, तो 50% का यहाँ पर जो CCF है वो जाएगा। उसके बाद में सिमिलर कमिटमेंट है, ओरिजिनल मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर की है, तो वहाँ पर 20% का जो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर है वो एप्लीकेबल होगा। एंड उसके बाद में अगर हम इन कमिटमेंट्स की कमिटमेंट दैट इज अनकंडीशनली कैंसिल्ड एट एनी टाइम बाय द बैंक विदाउट प्रायर नोटिस, वहाँ पर जो CCF है वो 0 लगेगा। उसके बाद में टेक आउट फाइनेंस को लेकर अगर हम लोग बात करें, जो अनकंडीशनल टेक आउट फाइनेंस है वहाँ पर 100% का CCF है, और जो कंडीशनल टेक आउट फाइनेंस है तो वहाँ पर 50% का जो CCF है वो एप्लीकेबल होगा, 50% का CCF लागू हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर दी पॉइंट्स, ये हमारे पास में यहाँ पर CCF के रेट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पर एक केस स्टडी आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये केस स्टडी कहती है LC लेटर ऑफ क्रेडिट विद इन रिटेल पोर्टफोलियो
दैट इज ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज 3000 करोड़ की है, 3000 करोड़ की है। स्टैंड बाई एलसी एज फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर, दैट इज ए रेटेड कंपनी 2000 करोड़ की है। स्टैंड बाई एलसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन डबल ए रेटेड कंपनी 1000 करोड़ है। परफॉर्मेंस बॉन्ड बिड बॉन्ड्स अनरेटेड कंपनी 2000 करोड़ की है। फाइनेंशियल गारंटीज डबल ए रेटेड कंपनी 1000 करोड़ की है। कंफर्म्ड एलसी फॉर इंपोर्ट्स ट्रिपल ए रेटेड कंपनी 1000 करोड़ की है। तो अगर आप देखेंगे दीज आर दी ट्रांजेक्शंस, ये बैंक की पोजीशन है यहाँ पर। ये बैंक ने कुछ गारंटीज, कुछ एलसी इशू कर रखे हैं यहाँ पर। तो इसी को लेकर एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स RWA फॉर एलसी विद इन रिटेल पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज को लेकर तो कितना होगा यहाँ पर, है ना? हमें क्या करना है, जो RWA है रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले CCF का यूज करना पड़ेगा, फिर हमें RW रिस्क वेट का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास में कैलकुलेशन होकर आएगी। तो 120 करोड़ है, 150 करोड़ है, 300 करोड़ है या 1000 करोड़ होगा यहाँ पर। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें तो दैट हमारा करेक्ट आंसर मिले, हम करेक्ट आंसर के ऊपर यहाँ पर टिक कर पाए। चलिए ध्यान से पढ़ते चलिए और मेरे साथ में शेयर करते चलिए कि हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे? तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 120 करोड़ का, 120 करोड़ का हो जाएगा यहाँ पर। 120 करोड़ कैसे आया है, आइए हम उसको चेक कर लेते हैं। तो 120 करोड़ कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर देखना है किसकी बात कर रहे हैं, एलसी विद इन रिटेल पोर्टफोलियो। तो एलसी विद इन रिटेल पोर्टफोलियो ट्रिपल ए सिक्योरिटीज हैं जो हमारे पास में 3000 करोड़ की हैं। कितनी है? 3000 करोड़। तो अगर हम सबसे पहले CCF की बात करें तो एलसी रेटेड पोर्टफोलियो है ना, जो एलसी रेटेड पोर्टफोलियो है उसमें अगर आप देखोगे जो CCF है वो 20% एप्लीकेबल होगा। टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज 3000 करोड़। तो 3000 करोड़ का आप 20% निकालोगे तो 20% कितना आया? 600 करोड़, 600 करोड़ आ गया। अब जो 600 करोड़ आया है, ठीक है, जो 600 करोड़ आपका कैलकुलेट होकर आया है, फिर उसमें आप रिस्क वेट लगाओगे यहाँ पर। तो इसमें जो रिस्क वेट है वो कितना एप्लीकेबल होगा? रिस्क वेट लगेगा यहाँ पर 20%। अब रिस्क वेट किसके हिसाब से लगा? क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल ए रेटेड है यहाँ पर, है ना, ये कैसा है, रेटिंग है यहाँ पर ट्रिपल ए। तो रेटिंग के हिसाब से जो रिस्क वेट है वो कैलकुलेट होगा यहाँ पर, है ना, जो भी रिस्क वेट कैलकुलेट होगा वो रेटिंग के हिसाब से है। तो ट्रिपल ए पर जो रिस्क वेट है वो 20% एप्लीकेबल होता है। तो 600 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, दैट इज 120 करोड़ हो जाएगा। 120 करोड़ हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर स्टैंड बाई एलसी। जो यहाँ पर स्टैंड बाई एलसी है, ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, जो स्टैंड बाई एलसी है उसमें एज फाइनेंशियल गारंटी ए रेटेड कंपनी, ऑप्शन ए कहता है 120 करोड़। तो अगर आप यहाँ पर किसकी बात करेंगे, जो स्टैंड बाई एलसी है एज ए फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर दिया हुआ है, उसमें रिस्क वेटेड एसेट्स की अमाउंट बताइए। जो रिस्क वेटेड एसेट्स है उसकी अमाउंट कितनी होगी यहाँ पर अगर 8 रेटेड में है। तो ऑप्शन ए कहता है 120 करोड़ होगा, 120 करोड़। बी कहता है 150 करोड़, सी कहता है 300 करोड़, डी कहता है 1000 करोड़। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, जब हम इसमें कैलकुलेशन करने बैठेंगे कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा हमारे पास में? भाई यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा दिस इज 1000 करोड़। अब ये 1000 करोड़ कैसे आया, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। स्टैंड बाई एलसी की बात हो रही है, तो स्टैंड बाई एलसी को जब एज ए फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर दिया गया है तो यहाँ पर ए रेटेड कंपनी, तो यहाँ पर कितने का, बैंक ने 2000 करोड़ के इशू कर रखे हैं, बैंक ने 2000 करोड़ के इशू कर रखे हैं, 2000 करोड़ के जारी कर रखे हैं यहाँ पर। अब ये जो 2000 करोड़ के इशू हो रखे हैं, 2000 करोड़ के जारी हो रखे हैं, तो इसमें हमें पहले CCF जो फैक्टर है उसको अप्लाई करना है कि क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कितना एप्लीकेबल होगा। तो स्टैंड बाई एलसी जो फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर है वहां पर जो CCF फैक्टर है वो 100% का एप्लीकेबल हो जाएगा। ये 100% हमने वहीं से लिया है जो हमने आपको स्टार्टिंग में एक जो लिस्ट है आपके साथ में शेयर की थी, जो शुरू में एक लिस्ट आपके साथ में शेयर की थी वहीं से हमने लिया है ये 100%। उसके बाद में अगर हम एडजस्टेड एक्सपोजर की बात करते हैं तो एडजस्टेड एक्सपोजर कितना होगा, देखिए ये यहाँ पर हमारा 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, तो 2000 करोड़ का 2000 करोड़ का हम 100% कैलकुलेट करेंगे, 2000 करोड़ का पूरा 100% निकालेंगे।
तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, पूरा 2000 करोड़ आ जाएगा यहाँ पर। तो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर इंप्लीमेंट करने के बाद में पूरा 2000 करोड़ आ गया। अब उसके बाद में ये जो स्टैंड बाई एलसी है, इसकी रेटिंग कितनी है, तो इसकी रेटिंग है यहाँ पर ए रेटिंग कंपनी है, ए रेटिंग है इसकी। अगर ए रेटिंग है तो ऐसे केस में रिस्क वेट कितना होगा, तो जो ए रेटिंग है उसके लिए जो रिस्क वेट है वो 50% होता है, 50% का रिस्क वेट रहता है यहाँ पर। तो जो हमारे पास में 2000 करोड़ आया है, 2000 करोड़ है, उसका हम 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 करोड़। तो हमारा जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो यहाँ पर हो जाएगा ₹1000 करोड़, 1000 करोड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसी तरीके से आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट्स फॉर दी स्टैंड बाई एलसी। अगर यहाँ पर जो स्टैंड बाई एलसी है ना, स्टैंड बाई एलसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, प्रीवियस जो पहले था वो फाइनेंशियल है ना, पहले जो है वो किसके लिए था, फाइनेंशियल गारंटी के लिए है था यहाँ पर। अब ये जो स्टैंड बाई एलसी है, अगर इस स्टैंड बाई एलसी की बात करूं, ये किसके लिए है, ये यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए है, और इसकी जो रेटिंग है वो डबल ए की है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले इसमें स्टैंड बाई एलसी में हमें सीसीएफ फैक्टर एप्लीकेबल करना होगा। तो यहाँ पर जो स्टैंड बाई एलसी है उसमें हमारा सीसीएफ फैक्टर एप्लीकेबल होगा, और जो सीसीएफ फैक्टर है वो एप्लीकेबल होगा पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो सीसीएफ है वो कितना लगेगा, सीसीएफ हमारा जाएगा 50% का, है ना, सीसीएफ हमारा कितना लगेगा, 50% का सीसीएफ एप्लीकेबल होगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखोगे जो स्टैंड बाई एलसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है। अब यहाँ जो 1000 है, 1000 का आप 50% कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 का 50% निकालोगे, ठीक है, क्योंकि जो सीसीएफ कितना 50% का, तो आपका आ जाएगा 500 करोड़, 500 करोड़ आ जाएगा। अब ये जो 500 करोड़ आपके पास कैलकुलेट होकर आया है, इसका अब आपको रिस्क वेटेड एसेट्स निकालना है। तो रेटिंग कितनी है, डबल ए। जो डबल ए रेटिंग है उसके लिए रिस्क वेटेड कितना, रिस्क वेट जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो कितना होगा, है ना, जो रिस्क वेट परसेंटेज है, फैक्टर है, वो कितना कितना लगेगा, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा 30%, 30% का एप्लीकेबल होगा। तो जो आपके पास में सीसीएफ इंप्लीमेंट करने के बाद में, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगाने के बाद में जो 500 करोड़ आया है, तो 500 करोड़ का 500 करोड़ का आप 30% कैलकुलेट करोगे, 500 करोड़ का आप 30% निकालोगे, और जब 500 करोड़ का 30% निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 150 करोड़, 150 करोड़ हो जाएगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितना होगा, 150 करोड़, 150 करोड़, ठीक है। तो इट इज द आंसर। तो यहाँ पर हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक कर देंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा मैं पहले आपको बता देता हूं, याद कर लो, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको सीसीएफ बताया है, और यहां पर आपको बता रहा हूं रिस्क वेट। इसके लिए रिस्क वेट कितना लगेगा, तो रिस्क वेट है यहाँ पर जो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड है उसमें 20% का रिस्क वेट लगता है। अगर डबल ए रेटेड कोई लोन है यहाँ पर उसमें 30% का रिस्क वेट जाएगा। उसके बाद में ट्रिपल बी रेटेड कोई बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें 100% रिस्क वेट रहेगा। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ट्रिपल ए के लिए 20%, डबल ए के लिए 30% और ट्रिपल बी के लिए यहाँ पर 100% जाएगा, ठीक है। यहां से भी आप याद कर सकते हैं, यहां से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा क्रेडिट असेसमेंट ऑफ सॉवरन एंड यहाँ पर क्रेडिट असेसमेंट इन इंडिया। तो भाई यहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ट्रिपल ए से डबल ए में 20% चलाएगा, ए प्लस से ए माइनस में यहाँ पर 50% जाएगा, ट्रिपल बी प्लस से ट्रिपल बी में 100%, बिलो ट्रिपल बी 150%, अनरेटेड में 100% यहाँ पर चला जाएगा। तो ये क्रेडिट असेसमेंट ऑफ सॉवरन, और ये ओनली सिंपल क्रेडिट असेसमेंट, तो ये फॉरेन कंट्रीज के लिए होता है और ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड बिड बॉन्ड। अगर यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस बॉन्ड है, बिड बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसा है, अनरेटेड है यहाँ पर, है ना, किस तरह का बॉन्ड है, अनरेटेड है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट, रिस्क वेट का ये है ना, जो रिस्क वेट एसेट्स हैं RWA है, इसकी जो अमाउंट है वो कितनी होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन ए कहता है 120 करोड़, बी कहता है 150 करोड़, सी कहता है 300 करोड़, डी कहता है 1000 करोड़। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी, डी के ऊपर टिक करेंगे। दिस इज 1000 करोड़, 1000 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर। एंड 1000 करोड़ कैसे आया है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड बिड बॉन्ड की बात हो रही है, तो देखिए परफॉर्मेंस बॉन्ड या बिड बॉन्ड हमारे पास में अनरेटेड 2000 करोड़ के हैं, 2000 करोड़ के हैं।
तो अगर परफॉर्मेंस बॉन्ड बिड बॉन्ड है तो उसमें सीसीएफ फैक्टर एप्लीकेबल होता है। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कितना एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर 50% का क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर एप्लीकेबल होगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2000 करोड़ का 2000 करोड़ का 50% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1000 करोड़, 1000 करोड़ आएगा। अब जो 1000 करोड़ आया है, अब ये कैसा है, अनरेटेड कंपनी है। अब अनरेटेड कंपनी है तो उसमें जो रिस्क वेट है वो कितना होगा, रिस्क वेट लगेगा यहाँ पर 100% का, है ना, जिसकी कोई रेटिंग नहीं, अनरेटिंग में कितना लगेगा 100% एप्लीकेबल होगा। तो आप क्या करेंगे, जो 1000 है 1000 का पूरा 100% निकालोगे तो 1000 करोड़ आ जाएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, डी के ऊपर टिक कर देंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर फाइनेंशियल गारंटी। तो भाई यहाँ पर जो फाइनेंशियल गारंटी है, ठीक है, फाइनेंशियल गारंटी डबल ए रेटेड कंपनी है, 1000 करोड़ की है। इसमें बताओ यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स कितनी होगी, डबल ए रेटेड कंपनी है तो 120 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़ या 1000 करोड़, कितना एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें भी उसी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारे पास में फाइनेंशियल गारंटी है तो फाइनेंशियल गारंटी का हम पहले सीसीएफ कैलकुलेट करेंगे, पहले हम क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। और जो फाइनेंशियल गारंटी है जब उसका क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट होगा तो इट विल बी डबल ए रेटेड, है ना, ये क्या होगा डबल ए रेटेड में आएगा। और यहाँ पर डबल ए रेटेड कंपनी है तो फाइनेंशियल गारंटी का जब क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो इट इज 100%, कितना आ रहा है, पूरा 100% आ रहा है यहाँ पर। अब जो आपका 1000 है, ये जो वैल्यू है फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू कितनी, 1000, 1000 है तो 1000 का पूरा 100% निकालोगे तो कितना कन्वर्जन होगा, कितना आ जाएगा 1000 करोड़ ही आ जाएगा। लेकिन ये कैसा है, डबल ए रेटेड कंपनी है, और डबल ए रेटेड जो अगर कंपनी है तो उसका जो रिस्क वेट है ना, रिस्क वेट कितना है उसका 30% का, 30% का रिस्क वेट एप्लीकेबल होता है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, जो 1000 है उसका 30% निकालोगे तो कितना आया यहाँ पर, दिस इज 300 करोड़। तो 1000 का 30% निकालोगे 300 करोड़, और वही हमारा जो आंसर है यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगेन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमने क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर्स की बात की। तो डायरेक्ट क्रेडिट सब्स्टिट्यूट, जनरल गारंटीज, इंडेप्टनेस, स्टैंड बाई एलसी, सर्विंग फाइनेंशियल गारंटी फॉर लोन सिक्योरिटीज 100% का रहेगा। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कंटीजेंट आइटम, परफॉर्मेंस बॉन्ड, बिड बॉन्ड, वारंटीज, इंडेमनिटीज 50% जाएगा। शॉर्ट टर्म और सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड लेटर ऑफ क्रेडिट है यहाँ पर तो 20% का जाएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में। ठीक है, तो दीज आर दी सीसीएफ, ये सीसीएफ है। तो सीसीएफ का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको ध्यान रखना है आपको। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर को लेकर पूरी की पूरी केस स्टडी इस टाइप की बन सकती है, या इसके ऊपर सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो टॉपिक है आपका मॉड्यूल बी में आता है ना, इट इज द पार्ट ऑफ मॉड्यूल बी, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है ये। तो अच्छे से इसको प्रिपरेशन करना है। हमने क्लासेस, जो पेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की हुई हैं उसमें भी काफी कुछ इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। और डेली बेसिस पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस, डेली बेसिस पर जो क्लासेस हैं आपके लिए पहुंच रही हैं। और डेली बेसिस पर जो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। किस टाइम पर, बीएफएम की जो पेड क्लासेस है डेली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 9 PM पर। तो डेली बेसिस पर आप 9 PM पर जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, डेली बेसिस पर 9 PM पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेली पेड क्लास आ रही है बीएफएम की, है ना। अभी तो हम वहां पर केस स्टडीज का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली वहां पर हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस, है ना, वर्टिकल डिसअलाउंस, हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस, ठीक है, उसकी जो केस स्टडीज हैं उसके कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, अच्छे से तैयारी करा दी है। ओके, और आज हम जो हमने एनडीटीएल के बारे में डिस्कशन किया है, तो उन सब चीजों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए। इनको आप अच्छे से लर्न कर लोगे, सीख लोगे तो एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम को आप बड़े आराम से फर्स्ट रैंक सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, तो बीएफएम में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करना होगा, ये पेड क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी, तो ये पेड क्लासेस आपको मिलेंगी CAIIB के महापैक में। अगर आपके पास में CIB का महापैक 2.0 है तो CIB के महापैक 2.0 में ये क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। CIB के महापैक 2.0 में क्लासेस अवेलेबल है। और CIB का महापैक 2.0 कहाँ मिलेगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कैसे एनरोलमेंट करेंगे, एनरोलमेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आप क्या कीजिए, गूगल में सिंपली सर्च कर लो अड्डा 24/7। गूगल में जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर,
ठीक है। उसमें क्लिक करने के बाद में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में फिर आपको जेआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी चूज करनी है। जेआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी चूज करने के बाद में, है ना, जैसे ही आप क्या करोगे, जेआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी चूज करोगे, एग्जाम कैटेगरी को चूज करने के बाद में आपको आना है सीआईबी जून 2024 के ऊपर। तो अभी जोश बैच जील बैच आपके लिए 1 तारीख से शुरू होने वाला है, ठीक है, 1 तारीख से इसके ये स्टार्ट होगा। तो सीआईबी के महापैक 2.0 में ये जोश बैच जील बैच आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। एंड जो लाइव क्लासेस हैं हम आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे। एंड ईच एंड एवरी जो लाइव क्लास है वो आप अटेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। यहाँ पर डेली बेसिस पर हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। डेली बेसिस पर जो टेस्ट सीरीज है आपके अकाउंट में आएगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक आपके यहाँ पर कंप्लीट होते जाएंगे, है ना, हर टॉपिक के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में। टॉपिक वाइज क्वेश्चन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में लगभग 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। 3-4 हज़ार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 3 to 4,000, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा आपको ई बुक्स की फॉर्म में। मिनी मैराथन और महा मैराथन जो क्लासेस हैं वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और जो भी लाइव क्लास आएगी डेली, तो हम बीएफएम के 9 PM पर प्रोवाइड करेंगे। बाई चांस अगर कभी कोई लाइव क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो 6+6 12 महीने की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक कोड एंटर करना है, ठीक है। कोड रहेगा Y195, है ना। जो कोड आप यहाँ पर टाइप करेंगे दैट इज Y195, ये टाइप करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये कोड टाइप करोगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको डायरेक्टली 79% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में कॉइन्स की फॉर्म में। तो 325 रुपीज कॉइन्स की फॉर्म में और माइनस हो जाएंगे आपके। एंड अप्रोक्स 6500 रुपीज में आपका सीआईबी का महापैक 2.0 कंप्लीट मिल जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्लिक करें, एनरोलमेंट करें और इंस्टेंट बेसिस पर आपकी अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सीआईबी का महापैक 2.0 वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करने के। चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।